नमस्कार। बारिशें जब ये शब्द हम आम रूप से सोचते, सुनते और महसूस करते हैं तो एक कोमल सा एहसास जिसमें साहित्य, गीत, संगीत, फिल्में और कल्पनाएं कई बार हमें घेर लेती हैं। कहर, प्रलय, आफत जैसे शब्द और कॉन्सेप्ट उस एहसास का हिस्सा नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो हेडलाइंस के रूप में सिर्फ यहां तक। जी, सावधान, हिमाचल के बाद अब इस राज्य में मचेगा तांडव, बाढ़ का सबसे खतरनाक वीडियो, अभी और आएगी तबाही, वगैरह वगैरह। डर जाओ, घबरा जाओ, चैन से सोना है तो जाग जाओ टाइप। पिछले 15 साल जो मैंने टीवी में काम किया तब भी यही हो रहा था, अब भी यही चल रहा है। मतलब क्रिएटिविटी का सारा सैलाब, पहाड़ तोड़, बम फोड़, जमीन से आसमान तक तबाही ही तबाही। या 4 कैमरों से देखिए तबाही का मंजर, 6 कैमरों से देखिए 7 एंकर्स की रिपोर्ट टाइप। बस यहां तक ही तमाशाई पत्रकारिता की क्रिएटिविटी सीमित है। हाँ, इसमें हिंदी का अनुप्रास अलंकार और अंग्रेजी वाली राइमिंग और जोड़ दें तो खूब मजा मिलेगा। मतलब आसमानी कहर, डूब गए शहर, मतलब कहर शहर। वाह भाई, मजा आ गया। क्या हेडलाइन दिया है, पहाड़ तोड़ सैलाब, आफत बेहिसाब। यहां सैलाब और बेहिसाब, क्या बढ़िया बैठी कविता। बारिश की मार, जम्मू टू हिमाचल हाहाकार। मतलब यहां तो मार और हाहाकार भी जुड़ गए, ऊपर से जम्मू से लेकर हिमाचल नाप दिया। मतलब गजब क्रिएटिव। मतलब प्राकृतिक आपदा बड़ी है या मानव जनित, ये हेडलाइन और तूफानी पत्रकारिता आप समझ नहीं पाएंगे। और उस पर फिर अगर स्टूडियो में एंकर तूफानी रूप से उड़ने ही लगे या आपदा प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे आपको वर्चुअली स्टूडियो से दिखाने लगे तो क्या ही हो गया, कौन सी बड़ी बात है। सारा खेल सेंसिबिलिटीज, संवेदनशीलता और आपदा को आपदा, कष्ट को कष्ट और समस्याओं के प्रति समाधान उन्मुख होने का ही तो है, बस। और इस मामले में कोई भी चैनल उठाकर देख ले, एक आध अपवाद को अगर आप छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों की ट्रेनिंग, उनका अंदाज, प्रेजेंटेशन यही है। दर्शकों को यह परोसा जा रहा है। आफत, कहर, प्रलय, तांडव के आगे ना तो दर्शक कुछ समझ पा रहा है, ना चैनल कुछ परोस पा रहा है। एक किस्सा आपके साथ शेयर करती हूं। मैं टीवी के लिए काम कर रही थी और एक दिन ऐसा ही कुछ मेरे शो में भी चला, जिसमें किसी खबर में मेरे प्रोड्यूसर ने तांडव शब्द का इस्तेमाल टॉप बैंड जो आप देखते हैं ना स्क्रीन पर सबसे ऊपर चलते हुए हेडलाइन में किया था। जैसे मानिए लिखा हो कि बाढ़ का तांडव, इस तरह का कुछ। उस दिन मेरे शो को रेगुलर देखने वाले एक बड़े अवेयर दर्शक ने मुझे संदेश भेजा कि मीनाक्षी जी, बहुत निराश हुआ ये देखकर कि पूरे न्यूज रूम में आपके किसी को यह समझ नहीं थी कि तांडव आखिर है क्या। शब्दों और उसके पीछे की कहानी के साथ ऐसी मस्खरी कोई कैसे कर सकता है। अब तांडव एक्सप्लेन करने लगूंगी आपको तो अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा आधे घंटे का। लेकिन शिव के अलौकिक नृत्य और ब्रह्मांड के कॉस्मिक तत्व को अपने भीतर समेटने वाले तांडव को यह हेडलाइन दी गई। बाढ़ का तांडव, गर्मी का तांडव, बर्फ की सफेद आफत का तांडव। मतलब जहां आपको लगा कि चमत्कारी सा शब्द है, इसको हम यूज कर लेंगे तो थोड़ा सा वजन बढ़ जाएगा खबर का, तो वहां उठाकर आपने इस शब्द को अर्थ जाने बगैर प्रयोग कर दिया। ना गलत पर कोई चेक एंड बैलेंस, ना कोई करेक्ट करने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई आपको अकाउंटेबल ठहराने वाला। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उसी वक्त उस दर्शक के मैसेज को अपनी टीम और हायर मैनेजमेंट को भेजा कि हमें अपनी ट्रेनिंग और सेंसिटिविटी के प्रति बहुत काम करने की जरूरत है और हर रोज करने की जरूरत है। और ये तो मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रही हूं। आई एम श्योर ऐसे हजारों इश्यूज, हजारों किस्से मीडिया में काम करने वाले लोगों के पास होंगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि चेक एंड बैलेंस कौन करेगा। और शायद यही वजह है कि ये वीडियो बना रही हूं, ताकि आप एक जागरूक दर्शक बन सके और ऐसी खबरों से परहेज करें। जब मैं जोशीमठ गई उससे पहले तक हेडलाइन चल रही थी कि जोशीमठ के 500 घरों में दरारें। मतलब 125 करोड़ के देश में 500 घरों की दरारों वाली हेडलाइन से किसे मतलब पड़ेगा। वहां जाकर उस खबर का कैनवास हमने बड़ा किया कि सिर्फ 500 घरों की समस्या नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से पूरे देश की इकोलॉजी की बैकबोन हिमालय की समस्या है। धार्मिक रूप से देश के 80% हिंदुओं को प्रभावित करने वाली समस्या है और आध्यात्मिक रूप से छिपे हुए रहस्यों और दिव्यता के खो जाने की समस्या है। उसके बाद जाकर जोशीमठ नेशनल डिस्कोर्स का विषय बना। यह होता है दम एक हेडलाइन का। लेकिन अभी हेडलाइन देखती हूं तो चिंता होती है मुझे कि उत्तर भारत की बारिशों को सिर्फ हाहाकार, प्रलय, कोहराम, आसमानी आफत तक समेट दिया गया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। ये नंबर आगे और बढ़ सकता है। अकेले हिमाचल में बीते 50 सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई और अनुमान है कि 3000 करोड़ का नुकसान अब तक राज्य में हो चुका है।
टीवी पर उफनती यमुना लोगों को डरा रही है, लेकिन अवैध रूप से नदियों के किनारे पर घर, होटल, धर्मशालाएं बना ली तो नदी तो अब अपना हक मांग लेगी ना जब उसे चाहिए होगा। फिर चाहे वो दिल्ली हो या पहाड़ी राज्य उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, नदियों में बाढ़ आना कोई विचित्र घटना तो है नहीं, प्राकृतिक है। और वो लोग जो इस पर हाहाकार कर रहे हैं, उन्हें ना तो फिर नदियों के स्वभाव की जानकारी है, ना उनके इकोसिस्टम की। यमुना को दिल्ली ने मौत दी है जी, और उसमें भी सबसे ज्यादा चुनौती सरकारी एजेंसी से मिली है। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा? 100 एकड़ पर शास्त्री पार्क मेट्रो, 100 एकड़ में यमुना खादर आईटीओ मेट्रो, 100 एकड़ में खेलगांव और उससे जुड़े दूसरे निर्माण, 61 एकड़ में इंद्रप्रस्थ बस डिपो और 100 एकड़ में बनाया गया अक्षरधाम। नगर निगम के नालों ने यमुना का आंचल रोजाना मैला करने का ठेका लिया हुआ है, वो अलग। केंद्रीय जल आयोग का प्रस्ताव कहता है कि यमुना धारा के मध्य बिंदु और एक तरफ के पुश्ते के बीच की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर रहनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि मेट्रो, खेलगांव, अक्षरधाम जैसे सारे निर्माण सुरक्षा से समझौता करके बनाए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 की मंशा के मुताबिक नदियों को रिवर रेगुलेशन जोन के रूप में अधिसूचित कर सुरक्षित किया जाना चाहिए था। 2001-2002 में की गई पहल के बावजूद पर्यावरण मंत्रालय आज तक ऐसा करने में अक्षम साबित हुआ है। बाढ़ क्षेत्र को ग्राउंड वाटर सेंचुरी घोषित करने के केंद्रीय भूजल आयोग के प्रस्ताव को कहां लागू कर पाए हैं हम अब तक? यमुना जहां अभी बह रही है, यह उसी का रास्ता है। उफान मारते पानी को देखकर हम डर रहे हैं क्योंकि हमने अवैध रूप से उसके पेटे में अपने घर बसा लिए हैं। लेकिन दिल्ली में इस पर भी राजनीति हो रही है। बीजेपी सीएम केजरीवाल को इकलौता जिम्मेदार बता रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि यह तो हमेशा की समस्या है। एनजीटी द्वारा यमुना की बेहतरी के लिए बनाई गई कमेटी पर दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार टकराव की स्थिति में है। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जिस समझदारी, समन्वय की जरूरत है, वो कहीं नहीं है। पहाड़ी राज्यों को देख लीजिए। आम पहाड़ी जो वहां 12 महीनों रहता है, उसे बारिश में भी, हमारे यहां तो हालांकि इसी बारिश को बसकाल कहते हैं, बसकाल के मौसम में कैसे रहना है उसके पास सब जुगाड़ है, उसको मालूम है कैसे रहना है। ये उसकी जीवन शैली का हिस्सा है। हाँ, बाहर से आने वाले लोगों को दिक्कत होगी, उन्हें हैंडल करना नहीं आता होगा। लेकिन जगह जगह जो पहाड़ खोद दिए गए हैं, नदियों को जो हम बांधने चले हैं, टूरिस्टों को टिकाने के लिए जो आड़े तिरछे कहीं भी रिजॉर्ट और होटल खोल दिए गए हैं, उसकी कभी बात आपने देखी है? ये बातें हर बरसात के सीजन में होती हैं और फिर बरसात खत्म होते होते ये बातें भी खत्म हो जाती हैं। क्लाइमेट चेंज की बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे बच्चों को स्कूल्स में तो पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन बड़े लोग जो करने वाले हैं, जिन्हें ये करना है, उनमें ना पॉलिटिकल विल है, ना विजन है, ना किसी चुनावी संकल्प पत्र का हिस्सा कभी पर्यावरण से जुड़ा ये विषय रहा है और ना उम्मीद है कि हो पाएगा। देखिए, सीधी स्पष्ट बात है कि टीवी न्यूज के लिए जब आफतकाल में पर्यावरण टीआरपी का विषय होगा तो आपको दिखेगा। दिल्ली में छठ और बारिश के मौसम में यमुना की सफाई कोरी राजनीति का विषय होता आपको दिखेगा। और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की बातें इंटरनेशनल कॉन्क्लेव या लाल किले से दी जाने वाली स्पीच और मन की बातों के रूप में आपको दिखेंगी। बाकी वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अक्टूबर के महीने में दिल्ली एनसीआर में आने वाले स्मॉग के लिए आप तैयार रहें। सर्दियों के देर से आने और जल्दी चले जाने के लिए तैयार रहें। गर्मियों के जल्दी आने और देर से जाने के लिए भी तैयार रहें। बाकी सूखा, बाढ़, ओले तो बेमौसम आते जाते रहते ही हैं। लेकिन पर्यावरण के प्रति यदि वाकई आपको चिंता है, तकलीफ है, तो पर्यावरण, उससे जुड़े विषय और उस पर बातचीत को भी अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाए। शायद बात करते करते कोई रास्ता निकल आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद यही, प्रार्थना यही कि वो सारे लोग जो इस वक्त बारिश की मार झेल रहे हैं, जिनके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिनका घर बार तबाह हुआ है, उनके लिए बेहतरी हो, ईश्वर उन्हें राहत दे। बस यही प्रार्थना। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो बाकी लोगों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना फीडबैक पर्यावरण के इस मामले पर हमें ज़रूर दें। चैनल को आर्थिक रूप से आप सहयोग कर सकते हैं हमारे चैनल के मेंबर बनकर, या फिर सुपर थैंक्स खरीद कर भी आप अपना सहयोग इस वीडियो के लिए जाहिर कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।